Hello everyone. Today we are start chapter 2 association of attribute of the subject is basic statistic BCom semester 1. Shall we start? Here is given the meaning of the attributes. We know that quantity which can be measured are known as a variable. When there are stimulus change in the value of the two variable and when the change in the value of the one variable are due to change in the value of the another variable. They are said to be correlated and the degree and the direction of the relation can be measured by the correlation coefficient. Correlation coefficient we are already learn in the 11th and 12th standard. Phenomena like honesty, beauty, poverty, blindness etc. cannot be expressed in quantitatively. यहाँ पे क्या बोला है जो फिनोमिना होता है उसको कौन कौन से फिनोमिना होते हैं ऑनेस्टी ब्यूटी पॉवर्टी ब्लाइंडनेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिवली उसमें क्वांटिटी में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो सारे फिनोमिना जिसको हम क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. Such phenomena which cannot be measured or represented numerically are known as attributes. जो फिनोमिना है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते और न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. Sometimes two such attributes are found to be related. Example, if we study a group of the person we can classify them as educated or uneducated. क्या बोला है यहाँ पे कि समटाइम्स हम एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं रिलेटेड कर सकते हैं किससे. यहाँ पे एग्जांपल दिया है अगर हम ग्रुप में अगर स्टडी कर रहे हैं वी आर स्टडी द ग्रुप ऑफ द पर्सन. अगर कोई पर्सन की जो ग्रुप है पर्सन के उसका अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें से हम डिवाइड कर सकते हैं कि कितने लोग एजुकेटेड है और कितने लोग अनएजुकेटेड है. फर्दर द सेम पर्सन कैन बी क्लासिफाइड एज अ वेदर दे आर एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉय. और क्या क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयड है कितने अनएम्प्लॉयड है. नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड is the knowing whether there is any relationship between the education and employment. Our study is that of the association of attributes. यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं कि ये जानना है कि एजुकेटेड और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो जानने की जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. दस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल कैन बी स्टडी बाय द कोरिलेशन बाय द रिलेशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स कैन बी स्टडी बाय एसोसिएशन. क्या बोला है अगर दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को अगर स्टडी करना है तो उसको क्या बोलते हैं हम कोरिलेशन बोलते हैं. ठीक है. लेकिन अगर हमको दो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं ठीक है दो एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशनशिप अगर हमको स्टडी करना है तो उसको क्या बोलेंगे हम एसोसिएशन बोलेंगे. ठीक है. तो ये हमको मीनिंग दिया हुआ है. देन आफ्टर नोटेशन नोटेशन में क्या दिया हुआ है फर्दर यूनिफॉर्मिटी एंड सिंप्लिसिटी सर्टेन नोटेशन आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द एसोसिएशन. If we classify the group of a person as an employee or an employee, then employee person can be denoted by A and unemployed person can be denoted by alpha. क्या बोला है अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं फर्दर मतलब सिंबल देते हैं यहाँ पे नोटेशन डेट में सिंबल यहाँ पे डिनोटेट करना है कि हमने जो क्लासीफाइड किया है उसको कौन से सिंबल से हम डिनोटेट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर ही पढ़ा था कि हमने जो अगर कोई ग्रुप का हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमने क्लासीफाइड किया एजुकेटेड अनएजुकेटेड एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय. तो यहाँ पे यही बोला है कि जो एम्प्लॉय है जिसको हमने ए डिनोटेड किए और अनएम्प्लॉय को क्या बोला यहाँ पे अल्फा बोला. सिमिलरली एजुकेटेड पर्सन कैन बी डिनोटेड बाय द बी एंड अनएजुकेटेड पर्सन कैन बी डिनोटेड बाय बीटा. ठीक है. ऐसे ही हमने जो एजुकेटेड और एजुकेटेड का क्लासिफिकेशन किया था उसको क्या किया एजुकेटेड पर्सन को डिनोटेड किया किससे बी से और अनएजुकेटेड को किससे डिनोटेड किया हमने बीटा से. दस कैपिटल लेटर ए बी सी आर generally used to denote the presence of the attributes while Greek letter alpha, beta and theta are used to be denoted absent of the attributes. क्या बोला है कि जो attributes दिखाई देते हैं that means employment educated they are the attributes. ठीक है. और जो हमारे अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है जो एट्रीब्यूट्स का वहाँ पे क्या है एब्सेंट है. ठीक है. वहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमको दिखाई नहीं दे रहा. तो जो यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ द एट्रीब्यूट्स होता है उसको कैसे डिनोटेट करते हैं हम ए बी सी कैपिटल लेटर से हम करेंगे और जहाँ पे एब्सेंट ऑफ द एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उसको हम अल्फा बीटा थीटा से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिनोटेट करेंगे. ए बी कैन बी यूज्ड टू डिनोटेट द साइमल्टेनियसली करेंसी ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी दैट इज इन द above illustration employee and educated person can be denoted by the AB. ठीक है. यहाँ पे फिर क्या होता है
कि हम क्या करते हैं यहाँ पे डिनोटेट करते हैं कि जो हमारे कितने पर्सन एजुकेटेड है और एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है जिसके पास, ठीक है। तो वो दोनों को कैसे हम डिनोटेट करेंगे यहाँ पे ए और बी से। सिमिलरली अल्फा और बीटा भी प्रेजेंट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड, इसी तरीके से अल्फा और बीटा को कैसे क्या बोला जाता है, हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। Then after here is given, if the given information is classified according to two attributes, then the number of unit in any class is known as the frequency of the class, ठीक है। क्या बोला है, अगर हमारे लिए जो टू एट्रीब्यूट्स है उसके रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड की है, इन्फॉर्मेशन दी है, देन द नंबर ऑफ दिस यूनिट कैन बी क्लास, जो क्लास है, जो नंबर का जो नंबर दिया है उसका अगर कोई क्लास दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द class. The class frequency are represented by putting the class notation in the bracket, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो नंबर दिए होंगे उसको कैसे हम डिनोटेट करेंगे, नोटेशन, दैट इज जो नोटेशन है उसको किस में लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे, किसमें, ब्रैकेट में लिखेंगे। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी एक्सेट्रा, ठीक है। अगर जो फ्रीक्वेंसी ए और बी, दैट मीन्स एजुकेटेड एंड एम्प्लॉय बोथ पर्सन को स्टडी कर रहे हैं, और उसकी अगर कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसको डिनोटेट कैसे करेंगे हम, ए और बी इन द ब्रैकेट में करेंगे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय द एन, और सारे की सारी फ्रीक्वेंसी जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी की है उसका टोटल करेंगे, जिसको हम डिनोटेट किस में करेंगे, एन में करेंगे। दैट इज इन द अबव इलस्ट्रेशन, इफ द 100% आर टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड, एंड इफ 45% आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉय देन इज 100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलिस्ट्रेशन अगर लिया है तो इलिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन लेते हैं, फॉर हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हमको यहाँ पे दिया था कि हमको यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है कि जो टोटल पर्सन इज 100, तो टोटल पर्सन आर इज 100, ठीक है, जो 100 दिया हुआ है। आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू टू एट्रीब्यूट्स, तो ठीक है, टू एट्रीब्यूट्स में हम क्लासीफाई करें कैसे, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड सेकेंड एट्रीब्यूट्स इज एजुकेटेड, दैट मीन्स एजुकेशन, एजुकेटेड है या नहीं है, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देन इफ द 45% आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉय, देन एन इज इक्वल टू 100, ए बी इज 45, 10, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अगर हमको तो यहाँ पे ए को मैं लूंगी एम्प्लॉय, ठीक है, इसके बाद अल्फा इज अनएम्प्लॉयड, then after B, capital B is educated and beta is uneducated, okay, and N is here is total, जितने पर्सन के हम टोटल, डेट मीन्स जितना स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप और पर्सन, तो यहाँ पे 100 है, हमने यहाँ पे 100% लिया है, तो यहाँ पे एन कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे लेंगे, और अगर यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे, तो टेबल से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से हम जो फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ए और बी मतलब एम्प्लॉयड और एजुकेटेड, अनएम्प्लॉय अनएजुकेटेड, एम्प्लॉय थोड़ी अनएजुकेटेड, जो भी हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी उसको कैसे बनाएंगे, टेबल के थ्रू बनाते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैटेगरी कौन सी, दो कैटेगरी बनाई यहाँ पे, एम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड। यहाँ पे मैं लिखूंगी एम्प्लॉयड, जिसको मैंने डिनोटेड किया कैसे, ए से, तो हियर इज ए। उसके बाद अनएम्प्लॉयड, जिसको मैंने डिनोटेड किया यहाँ पे अल्फा से, सॉरी अल्फा। देन आफ्टर सेकेंड कैटेगरी इज एजुकेटेड, तो जिसको मैंने डिनोटेड किया बी से। देन आफ्टर अनएजुकेटेड, जिसे डिनोटेड हम करते हैं कैसे, बीटा से। हियर इज टोटल, दैट मीन्स एन, एंड ऑल्सो हियर इज टोटल, दैट मीन्स एन। ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जितने भी जो क्लास दिए उसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी जो दी हुई होगी हमको सम में, वो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो कैसे यहाँ पे दिखाती हूँ, तो यहाँ पे अगर बोला है कि एम्प्लॉय पर्सन एंड एजुकेटेड, दैट मीन्स ए और बी, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी होगी वो यहाँ पे दिखाएंगे ब्रैकेट में ए और बी की। ठीक है। देन आफ्टर एम्प्लॉयड एंड अनएजुकेटेड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे ए एंड बीटा ब्रैकेट में दिखाएंगे। देन आफ्टर अनएम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अल्फा बी, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड इसकी है अल्फा बीटा। टोटल, तो यहाँ पे टोटल आएगा, ए का टोटल आएगा, यहाँ पे अल्फा का टोटल, यहाँ पे आएगा बी का टोटल, और यहाँ पे इस बीटा, और हियर इज टोटल, कॉलम और रो दोनों का टोटल यहाँ पे एन आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम सम में भी क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सम में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ नहीं दी होगी, जिसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे हमको फॉर्मूला दी हुई है। देखो यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया है, यही टेबल हमको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ टेबल इज नोन एज 2x2 कंटीजेंसी टेबल और 9 स्क्वायर टेबल। क्या बोला जाता है इसको, 2x2 कंटीजेंसी टेबल, ये याद रखना। और ऑल्सो नोन एज 9 स्क्वायर टेबल। 9 स्क्वायर, डेट मीन्स 9 स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है। तो द फॉलोइंग रिजल्ट आर सेल्फ एविडेंट फ्रॉम द टेबल। तो कैसे हम मतलब फाइंड करेंगे सारी वैल्यू, अगर हमको फाइंड करने की बोली है, तो ये सारी हमको क्या दी हुई है, यहाँ पे फॉर्मूला दी है। ठीक है। ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, यहाँ से टेबल से ही लिखते हैं जिससे आपको याद रहेगा। तो अगर मुझे ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए मिलेगा। देन आफ्टर अगर मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा मिलेगा। देन आफ्टर मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू, वी आर फाइंड बी, एंड ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, वी आर गेट बीटा। ठीक है। उसके बाद मुझे अगर एन की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी, तो कैसे, ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन, एंड बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, जो सब में जितनी भी मतलब वैल्यू अगर हमको नहीं दी होगी, जो भी कोष्टक है, जो भी स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू अगर हमको नहीं दी, तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल इज गिवन हियर, यहाँ पे दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100। देन आफ्टर a की वैल्यू दी है, a इज इक्वल टू 60। उसके बाद ab इज इक्वल टू 45 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है।
इतनी इंफॉर्मेशन दी है जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि दे इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड टू टू इंटू टू कंटीजेंसी टेबल फॉलो। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है ये सारी वैल्यू जो कोष्टक कैसे बनाएंगे, और जो वैल्यू हमको नहीं दी वो क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, जो ये सारी फॉर्मूला हमने लिखी है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेड द कोष्टक टेबल बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे बी बीटा एंड टोटल ए अल्फा एंड टोटल। तो यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल एन दिया हुआ है, तो कोष्टक में टोटल एन दैट मीन्स हियर इज गिवन 100, और कॉलम और रो का टोटल 100 दिया हुआ है। देन आफ्टर गिवन हियर इज एज टोटल, तो ए टोटल हियर इज गिवन 60। देन आफ्टर ए और बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 45, एंड अल्फा और बीटा बीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी हमको 30। ठीक है, तो या इसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड हियर इज गिवन, देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो में देखते हैं, यहाँ पे बी ए और बी की वैल्यू दी और ए की वैल्यू दी, तो हम ए और बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला क्या थी, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, ए मिलता है। तो यहाँ पे हमको ए और बी की 45 दिया हुआ है, ए और बीटा हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू यहाँ पे हमको मिलेगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी या फिर मैं 50 लिख के वहाँ पे मैं क्या ब्रैकेट करूंगी या फिर राउंड करेंगी, तो मुझे ख्याल आएगा कि मैंने ये वैल्यू हमने क्या की, फाइंड की है। देन आफ्टर वी आर फाइंड, कौन सी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड कर देते हैं हम। ठीक है, एन फाइंड कर देते हैं, तो हमको ये मिल जाएगा अल्फा, अल्फा मिलने के बाद ये सारी वैल्यू मिल जाएगी, और देन आफ्टर ये टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइंड करती हूँ, तो ए प्लस अल्फा ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अल्फा तो क्या मिलेगा मुझे, एन मिलेगा। तो यहाँ पे ए का मिला है 60 प्लस अल्फा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, और एन इज 100। तो अल्फा इज इक्वल टू 100 माइनस 60 दैट मीन्स 40। तो यर वैल्यू इज 40, जिसको मैं राउंड में लिख दूंगी। Then after we are find alpha b. तो alpha b how to find? Here is given the formula. Alpha b plus alpha beta is equal to alpha. Alpha b जो फाइंड करना है, alpha beta is 30 is equal to alpha is 40. तो अल्फा बी इज इक्वल टू 40 माइनस 30, तो डेट मीन्स हाउ मच, 10। तो आंसर इज 10। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिली कितनी, 10। ठीक है, उसके बाद तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ जो मुझे एन फाइंड करना है। ठीक है, जो बी और बीटा का टोटल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी का, ए बी और बीटा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ए बी, ए और बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी। ए और बी इज 45 प्लस 10 इज इक्वल टू बी।
तो हियर b इज इक्वल टू 55, तो b इज 55, ये मिल चुका। और उसके बाद यहाँ पे मैं दोनों से फाइंड कर सकती हूँ, बी में से मतलब टोटल में से ये माइनस कर दो 55, बी माइनस कर दो तो मुझे बीटा मिलेगा, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ ए बीटा प्लस अल्फा बीटा करूंगी तो मुझे ये भी आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ, देखो दोनों से फाइंड करते हैं जिसे आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए और बीटा से फाइंड करती हूँ, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। ए बीटा इज 15 प्लस अल्फा बीटा इज 30 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। और उसके अलावा कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, बी यहाँ पे और लिख देती हूँ, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन, बी इज 55, बीटा फाइंड करना है और एन इज 100, तो यहाँ पे हमको बीटा कितना मिलेगा 45, ठीक है। तो हियर आंसर इज 45, ठीक है। तो ये ऐसे सम हम कैलकुलेट करेंगे, हमको आगे दिया हुआ है ऑलरेडी जो सम बहुत सारे सम दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमको ये फाइंड करने के बाद एक मेथड है जो हमको चेक करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। तो कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा में क्या दिया हुआ है, वी नाउ नो दैट द गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एट्रीब्यूट्स कैन बी अरेंज इन द 2x2 contingency table. Sometimes certain cell frequency are not given, that is they may be missing, ठीक है। मतलब क्या बोला यहाँ पे, अगर सर्टेन जो सेल है जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दी हुई मतलब मिसिंग है, दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी फाउंड आउट द डिस्कस अबव। कैसे फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है, जो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इन द डूइंग सो इफ कैन सेल फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी नेगेटिव, अगर क्या बोला है, हम जो सेल की जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं अगर वो हमको नेगेटिव मिलती है तो डेटा कैन नॉट बी रिगार्डिंग द प्रॉपर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमको डेटा दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है। सच डेटा आर नॉन इज अनकंसिस्टेंसी, अगर जो यहाँ पे जो सारी ये वैल्यू मुझे मिली 10, 15, 40, 55, 45, ये सारी जो वैल्यू जो अगर मुझे मिली है उसमें से अगर कोई भी वैल्यू मुझे माइनस में मिलेगी, दैट मीन्स अगर नेगेटिव वी आर गेट द नेगेटिव वैल्यू, तो दैट मीन्स वी आर कॉल्ड दैट दिस डेटा इज इनकंसिस्टेंस, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये सारा जो डेटा दिया हुआ वो क्या है, इनकंसिस्टेंस है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेदर द गिवन डेटा आर इनकंसिस्टेंस और नॉट, ऑल द सेल फ्रीक्वेंसी आर फाउंड आउट। तो अगर ये चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सारी फ्रीक्वेंसी जो सेल है उसको हम क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। If any cell frequency is a negative, may be concluded the data are inconsistent. On the other hand, if none of the cell frequency is negative, it may be concluded the data are consistent. क्या बोला है अगर मुझे कोई भी वैल्यू मैंने जो फाइंड की उसमें से अगर कोई वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे, जो डेटा दिया हुआ है इनकंसिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू क्या मिली है, पॉजिटिव मिली है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये डेटा जो गिवन डेटा आर कंसिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे गिवन द इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। फॉर द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर द फॉलोइंग रूल कैन बी यूज टू टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, ठीक है। जो ए और बी मतलब ए और बी हमने फाइंड किया, टू एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे ए और बी क्या था, यहाँ पे हमने आगे जो सम में देखा कि एम्प्लॉय एंड एजुकेशन, ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स हमने लिए थे जिसको हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और बी एट्रीब्यूट्स है जो हमको चेक करना है कंसिस्टेंसी, तो कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट इज गिवन ए और बी शुड नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान रखना है ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डेट मीन्स 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। देन आफ्टर ए और बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन
ए, डेट मीन्स क्या बोला, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा। देन आफ्टर ए और बी की वैल्यू जो ए है उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट ग्रेटर देन ए, कम होनी चाहिए 60 से, ये दोनों ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 45 और 60, तो यहाँ पे कम है, दैट मीन्स ए और बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। then after sorry लेस देन इक्वल टू ए और बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन बीटा। इसी तरीके से ये जो बी है, बी के वैल्यू मतलब ये वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यही दिया हुआ है, ए और बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी, दैट इज ए और बी, ए एंड बी less than is equal to b. We shall now discuss the illustration about the test and the consistency of the data। ठीक है, तो हम तो डेटा मतलब जो कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये जो सम है उसके रिलेटेड जो सम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेल, कैसे फाइंड जो मिसिंग वैल्यू है जो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमको इन्फॉर्मेशन जो मिली है दे आर consistent or not consistent, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय एंड टेक केयर।